हे वेलकम बैक एफ डो जर्नी गाइस। देखो शिखर बैच में हमारा आज हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले अगर बात करें तो अब तक हमने एक टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है ना, कुछ थोड़ा सा पार्ट समझा, मैथ का सिलेबस डिस्कस कर लिया है हमने, और हमने एफ कैट के लिए डिस्कस कर लिया है अपना जनरल साइंस वाला पोर्शन का सिलेबस। देखो बेसिकली ये शिखर बैच एफ कैट के लिए है, बट जो हिस्ट्री है मैं हिस्ट्री इस तरीके से कवर करेंगे कि सी डी एस हो, आपका एफ कैट हो, एस एस सी हो या कोई भी और एग्ज़ाम हो, सबके लिए कवर होने वाला है। यानी कि आप ये मान के चलिए जो जीएस पोर्शन है हम उसको इस तरीके से कवर करेंगे कि कोई सा भी एग्ज़ाम हो हर किसी को हम कवर करते चलेंगे। ठीक, तो देखो मॉडर्न इंडिया में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, अब मॉडर्न इंडिया में हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मॉडर्न इंडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। तो देखो मॉडर्न इंडिया के अंदर हम बात करें तो हमारा आता है यूरोपियंस का जो उनका आना हुआ उसके बारे में आता है। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है वो हमारे मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के अंदर पार्ट आता है। उसके बाद आता है बिगनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी एरा और टू वर्ड्स द फ्रीडम ऑफ पार्टीशन। ठीक है, फ्रीडम एंड पार्टीशन, यहाँ किस तरीके से हमें फ्रीडम मिली और किस तरीके से हमारा इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ उसके बारे में। यानी कि बेसिकली अगर बात करें कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हमें क्या क्या कवर करना होता है, तो ये ओवरऑल है जो हमें मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हमें कवर करना होता है। तो आज की क्लास में हम क्या कवर करने वाले हैं, आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ठीक है, यानी कि यूरोपियंस का किस तरीके से क्या हुआ, कौन पहले आया, किस क्या आया, तो क्या क्या उसमें हुआ। ठीक, तो देखो यहाँ से हमारा स्टार्ट होने वाला है। अब थोड़ा ज़रा बैठ जाना, थोड़ा ध्यान से ये चीज़ समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक, नोट्स की टेंशन मत लेना, पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। पीडीएफ में बहुत टाइम लगाया है जिससे कि अच्छे से आप समझ सको। कुछ चीज़ें हैं जो पीडीएफ में नहीं लिखी गई है क्योंकि वो क्लास के टाइम बतानी पड़ती है, उसको आप क्लास में देख के ऐड ऑन कर सकते हैं अपने नोट्स में। ठीक, कहाँ मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप डॉट जर्नी ही आपका टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से जाके आप इसको पीडीएफ ले सकते हैं। देखो सबसे पहले हमें जानना है कि कितने हमारे पास यूरोपियंस कंट्रीज़ आई, कितनी आई, क्यों आई, कब कब आई। ठीक, तो याद रखना टोटल हमारे पास जो एडवेंट हुआ है वो 5 यूरोपियंस कंट्रीज़ का हुआ है। ठीक है, ये यूरोपियंस का हुआ है। कौन कौन, याद रखना सबसे पहले पुर्तगीज़ आए थे, फिर डच आए, फिर इंग्लिश कह सकते हो या ब्रिटिशर्स कह सकते हो, फिर डैनिश आए, फिर आए फ्रेंच। ठीक, ये 5 है, ये हमारे 5 है जो पहले आए हैं। इसी सीक्वेंस में आए हैं कि सबसे पहले पुर्तगीज़ आए, उसके बाद डच लोग आए, उसके बाद इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स आए, फिर डैनिश आए, फिर आए हमारे फ्रेंच। अब इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक है? हाँ, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक हम खुद बना सकते हैं। देखो पहले लेटर उठाओ तो पी डी ई। देखो अगर पीडीएफ की बात करें तो यहाँ पे भी एफ नहीं है, ई है, तो पीडीएफ को हम याद नहीं कर सकते, हमें इसका कुछ और बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम कुछ बना लेते हैं ट्रिक। और ट्रिक क्या होगी भाई, आप भी सोचो हम भी सोचते, दोनों सोच के इस ट्रिक को अभी हाथों हाथ बना लेते हैं जो हमें याद हो जाए। ठीक है गाइस, देखो ट्रिक कह लो या फिर एक बस थोड़ा सा इसको याद रखने के लिए फंडा कह सकते हो कि इसको उनके पहले लेटर्स लिखो, पी डी ई डी एफ। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि पेन ड्राइव जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है फ्रांस की। ठीक है, यानी कि पेन ड्राइव जो है हमारी पी से पेन ड्राइव, पेन का मतलब समझ लो पुर्तगीज, ड्राइव। ठीक है, ड्राइव का मतलब आप यहाँ डच करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक से इंग्लिश याद रखेंगे, फिर हमारा डेनिश और फिर फ्रेंच। अब ये कब कब आए हमें ये ज़रूरी है, तो याद रखना जो पुर्तगीज़ आए वो आपके 1498 में आए, डच आपके 1602 में आए, इंग्लिश आपके 1608 में आए, डेनिश आपके 1616 में आए, और फ्रांस की बात करें तो 6064 में आए। ठीक है, अगर आप वेरी करेंगे तो ये ईयर आपके थोड़े वेरीज होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ ईयर्स जहाँ पे कुछ बुक के अकॉर्डिंग मानते हैं कि जो पहला मैन उनके आए उनसे मानते हैं कि वो इस टाइम आए, कुछ उनकी जो फैक्ट्रीज लगी है उससे मानते हैं कि यहाँ से ये इस टाइम, तो ये थोड़ा वेरी करता है आपका। ठीक है, थोड़ा वेरी करेगा, आप कहीं और पढ़ेंगे तो वहाँ थोड़ा वेरी कर सकता है, यहाँ पढ़ रहे तो कुछ और वेरीज कर रहा है। ठीक है, जो वेरी करेगा वो आगे जब इनके डिटेल में बताऊंगा तो मैं बता दूंगा कि किस वजह से वेरी ये कर रहा है। तो सबसे पहले मूव करते हैं, हम पोर्टुगीज़ के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो हमें याद रखना है कि पोर्टुगीज़ हम कब आए थे, हमने भी बात करी, ये आए थे हमारे 1498 में। ये तो कहीं भी पढ़ो 1498 ही आपको मिलने वाला है। ठीक, एक चीज़ और इनके बारे में याद रखनी है कि सबसे पहले तो इंडिया में आए और सबसे ही लास्ट में इंडिया से गए।
कहाँ से गए सबसे लास्ट में? गोवा में से। गोवा से निकाला था हमने सबसे, इनको लास्ट में जब आर्मी भेज के इनको निकालना पड़ा, ठीक। यानी कि फर्स्ट टू कम लास्ट टू गो, ये वो है जो पहले तो आए और सबसे आखिरी में ये गए हमारे यहाँ से, ठीक। अब आती है कि पहला पुर्तगीज़ कौन है या पुर्तगालीज कौन था जो इंडिया में आया था, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हर कोई जानता है कि कौन आया था। सबसे पहला था वास्को डी गामा, ठीक है। वास्को डी गामा था, वास्को डी गामा आया था, ठीक है। किसकी हेल्प से आया था? याद रखना, वास्को डी गामा आया तो है 17 मई 1498 में, बट किसकी हेल्प से आया? इसको अब्दुल माजन, ठीक है, अब्दुल माजिद एक गुजराती मर्चेंट थे, ठीक है, गुजराती मर्चेंट थे, उनके थ्रू उनसे उनकी मुलाकात होती है और उनके थ्रू ये आता है अपना इंडिया। इंडिया में कहाँ आता है? तो याद रखना, इंडिया में आता है कलीकट पे, ठीक है। इंडिया में कलीकट पे आता है। किस शिप से आता है? याद रखना, अब नहीं पूछा जाता बट पहले पूछा जाता, तो हमें ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि वास्को डिगामा किस शिप से आया, तो शिप का नाम क्या है, ठीक है। दो शिप है जो आपको आगे याद रखनी है, आगे एक और आएगी वो शिप। ये कुछ शिप है जिनके नाम हमें याद रखना ज़रूरी है। तो इसकी शिप का नाम था साहो गरबेरिया, ठीक है, ये इसकी शिप का नाम था। और कहाँ आया, किसके थ्रू आया, ये समझे आप। यानी कि वास्को डिगामा सबसे पहले आया, किसके थ्रू आया? एक गुजराती मर्चेंट था अब्दुल माजिद, उसके थ्रू आया। कहाँ आता है? कलीकट पे आता है। और वहाँ कलीकट पे आता है और वहाँ उसका वेलकम करते हैं जो कलीकट के किंग होते हैं, जैमूरी, ठीक है। जैमूरी उनका वेलकम करते हैं, ठीक। वो उनका वेलकम देख के बहुत खुश होता है। फिर उसकी वो अपने राज दरबार में उसको लेके जाते हैं, उसको अच्छी खातिरदारी वगैरह होती है। फिर वो बताता है कि मैं किस लिए आया, तो वो कहता है हमारे यहाँ मसाले वगैरह या मैं व्यापार करने के हिसाब से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो जब वो जाता है तो उसको वो बहुत सारे स्पाइसेस वगैरह देते हैं। जो स्पाइसेस वगैरह देते हैं तो वो यहाँ से तो खरीद के लेके जाता है, ये मान के चलो कि 6 रुपये का खरीद के जाता है और वहाँ जाके 100 गुना पे रेट में भेजता है, यानी कि लगभग 600 रुपये का वो वहाँ पे भेजता है। इतना तकड़ा वो प्रॉफिट वहाँ पे जाके करता है। अब कौन? वास्को डिगामा, ठीक। याद रखना कि 1498 में पुर्तगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, ठीक है। इसी टाइम पे पुर्तगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, यानी कि जाने से पहले ये परमिशन लेके पुर्तगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी को बना देता है, ठीक। उसके बाद 1 साल बाद यानी कि 1499 में ये वापस चला जाता है। कहाँ से? देख जाता, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं वास्को डिगामा गया किस पोर्ट से, लगा लेते हैं कलिकट, नहीं, वो आया था कलिकट पोर्ट से बट जाता है वो गोवा पोर्ट से, ठीक है, जाएगा वो गोवा पोर्ट से। उसके बाद 1502 में वो एक बार फिर आता है अपना वापस, ठीक है। और 1503 में आपकी फर्स्ट फैक्ट्री लगती है इंडिया के अंदर। सबसे बड़ी पहली फैक्ट्री की बात करें तो 1503 में लगती है आपकी सबसे पहली फैक्ट्री, ठीक है गाइस, सबसे पहली फैक्ट्री लगती है। अब इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो हमें पढ़नी है या हमें याद रखने की ज़रूरत है, तो समझ में आ गई। पहली फैक्ट्री लगती है, कहाँ लगती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली फैक्ट्री लगा तो दी आपने, कहाँ लगती है? तो याद रखना जो पहली फैक्ट्री है वो आपकी लगती है कोचीन में, ठीक है। कहाँ लगती है? कोचीन में आपकी सबसे पहली फैक्ट्री लगती है। हाँ, थोड़ी राइटिंग की प्रॉब्लम हो गई ना गाइस, अभी जो पैड नहीं है अभी थोड़ा उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, उसको बाद में हम इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। देखिए मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, है ना। कहाँ होती है? कोचीन पे, ठीक। कहाँ लगती है? कोचीन पे आपकी लग गई। अब इसके अलावा हमें इसके बारे में और इनके बारे में पढ़ने की क्या क्या ज़रूरत है? इनके कुछ गवर्नर्स, ठीक है। गवर्नर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने कुछ गवर्नर्स अपॉइंट किए थे, वो हमें लिए जानने की ज़रूरत है कि कौन पहला आया। वो आए बहुत सारे बट इम्पोर्टेंट जो है उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले। तो याद रखना, पहला जो पहला गवर्नर आता है वो कब से कब तक रहा, तो याद रखना 1505 से लेकर 1509 कह लो या 1510 कह लो, ठीक है। वैसे बेसिकली 1509 तक ही रहा। 1505 से लेकर 1509 तक इनका पहला गवर्नर आता है जिसका नाम होता है, क्या होता है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ब्लू वाटर पॉलिसी, अगर बात करते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने स्टार्ट की, तो आपको याद रखना है अल्मेडा, कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ही है जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ब्लू वाटर पॉलिसी है क्या? बेसिकली इसने क्या काम किया कि पुर्तगाइज आए, ठीक है, इन्होंने फैक्ट्री, अपनी फैक्ट्री भी लगाई, सब कुछ किया, बट इसका काम ये था कि भाई ये जो आए थे ना, आ तो गए अपना, ठीक। तो ये चाहते थे कि अब आ गए हैं तो वाटर पे, जो इनके वाटर पे उस पर इनकी पॉलिसी करें, यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी बेसिकली इनकी एक पॉलिसी हुई जो वाटर कंट्रोल करने पे, यानी कि वाटर से जो सामान आ रहा है या जा रहा है उस पर थोड़ा कंट्रोल करने का काम जो है उन्होंने अपनी वाटर ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट कर दिया।
काम सिर्फ इतना ही था जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, उसमें आता है सेकंड जनरल, ठीक है। इनका सेकंड जनरल करो, सेकंड गवर्नर, ठीक है। सेकंड गवर्नर कब से कब तक रहा? 1509 से लेके 1515 तक हमारा सेकंड गवर्नर रहा है। उसका नाम है अल्फांसो डी अबुकुरू, ठीक है। अब अल्फांसो ने क्या क्या काम किया, देखो अल्फांसो को ही एक चीज़ बात करी जाए तो पुर्तगीज़ का एक्चुअल फाउंडर एम्पायर, ठीक है, यानी कि पुर्तगीज़ का जो एम्पायर है इंडिया के अंदर, वो किसने फाउंड किया, तो याद रखना उसके लिए फाउंडर आप अल्फांसो को ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि अल्फांसो ही है जिसने ब्रिट यानी कि पुर्तगीज़ की जो कॉलोनी है ना उसके लिए कुछ सोचा, ठीक है। बेसिकली एक पॉइंट बनाना चाहा कि इसको यहाँ पे हम यहाँ सेट कर लेते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखेंगे कि इसने कोचीन को अपनी कैपिटल बनाया 1509 में। 1509 में इसने अपनी कोचीन को कैपिटल बनाया। और जो एक कैपिटल है ये आपको बुक में 1510 में मिल जाएगा कई बार। तो 1510 से लेके 1530 तक, ठीक है, 1530 तक यही आपकी कोचीन इनकी कैपिटल रही पुर्तगालीज की, ठीक है। और इसके लिए एक चीज़ और याद रखेंगे आप, वो क्या है, वो ये ज़रूरी चीज़ है कि 1510 में अल्फांसो ने गोवा को जीता। अब गोवा को जीता किससे जीता, कहाँ जीता, ये जानने की ज़रूरत। तो गाइस 1510 में आपके अल्फांसो ने गोवा को जीता। किससे जीता? सुल्तान ऑफ बीजापुर, बीजापुर के सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाह, उनको हरा के इसने गोवा जीता, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सेकंड गवर्नर के बारे में। आपके अल्फांसो के बारे में क्या कि उसको एक्चुअल फाउंडर माना जाता है, उसने कैपिटल सेट की, उसने गोवा को जीता। साथ में एक चीज़ और याद रखेंगे आप कि 1515 में, ठीक है, 1515 में इसने प्रोहिबिटेड किया सती सिस्टम गोवा में, यानी कि गोवा में जो सती सिस्टम चल रहा था, ठीक है, उसको इसने बैन किया, ठीक है, गोवा के सती सिस्टम को। अब आप इससे ये मत समझना कि ये कितना अच्छा आदमी था, नहीं। यहाँ पे इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड या इसके पीछे भी एक स्ट्रेटेजी थी। वो स्ट्रेटेजी क्या थी? वो स्ट्रेटेजी गाइज ये थी कि पुर्तगीज़ की पॉपुलेशन बढ़ाना था। इंडिया की जो हमारी उस टाइम थिंकिंग थी वो ये थी कि भाई सती का मतलब, अगर तुमने किसी को सती होने से तो बचा लिया, किसी को जलने से, भाई सती सिस्टम जानते हैं ना आप। सती सिस्टम क्या था? जिसका पति डेथ हो जाता था उसी के साथ उसको जला दिया जाता था, तो सती सिस्टम होता था, ठीक। तो उसका बैंड किया। अब जो सती सिस्टम से इसने बचा तो लिया वुमेन्स को, बट उनकी सोशली लाइफ कुछ नहीं बची, कोई लोग उन्हें मानेगा नहीं, कुछ नहीं। तो मजबूरी क्या होगी, जो पुर्तगीज़ के लोग हैं, है ना, या इनके जो लोग हैं, वो इन ऐसी लेडीज से शादी करेंगे, ऐसी लेडीज से शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे। तो जो बच्चे होंगे इनके, वो पुर्तगीज़ ही होंगे और वो अपने लोगों के लिए ऑनेस्ट होंगे। तो इसलिए यानी कि अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए इसने ये सती सिस्टम को बैन किया था, ठीक। अब आता है लास्ट गवर्नर, ठीक है। यहाँ लास्ट गवर्नर आता है आपका, थर्ड गवर्नर कह सकते हैं आप, जो हमें इसमें पढ़ना होता है, वो है आपका नैनो डी कुना। अब इसने क्या काम किया? इसने कुछ नहीं काम किया। इसने जो जो गोवा शिफ्ट थी आपकी कैपिटल, वो सॉरी, जो कैपिटल इसने कोचीन बनाई थी, इसने उसको गोवा में बना दिया। और गोवा यहाँ पे आई। उसके बाद याद रखना कि लास्ट टाइम तक पुर्तगालीज जो रहे वो गोवा में ही यहाँ पे आके रह गए। अब आता है इनका कुछ कंट्रीब्यूशन की, यानी कि इनके आने से हमारे कि हमें क्या क्या फ़ायदा हुआ या हमें क्या क्या मिला। तो याद रखना कि जो आलू की खेती होती है, आलू होते हैं, वो हमें इन्होंने दिए। तंबाकू इन्होंने दिया, ठीक है। शिप बिल्डिंग, यानी कि शिप्स की बिल्डिंग होती है, उस शिप को किस तरीके से बनाया जाए वो इन लोगों ने बताया। रेड चिली जो होती है वो इनसे मिली। और प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस भी इन लोगों ने हमें दी। और कैथोलिक डिज़ाइन ऑफ चर्च, यानी कि जो चर्च का डिज़ाइन देखेंगे आप लोग, हर मोस्टली किसी भी चर्च में जाए आपको एक ही तरीके का डिज़ाइन मिलता है, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। तो बेसिकली वो चर्च का जो डिज़ाइन है वो भी इन लोगों ने हमें बताया, ठीक है। ये इनका पुर्तगालीज का बेसिकली कंट्रीब्यूशन रहा, या क्या क्या इंपॉर्टेंट था वो हमारा हमने कवर कर लिया है पुर्तगालीज के बारे में। पुर्तगालीज के बारे में इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही बहुत है। क्योंकि यहाँ देखना सिर्फ इवेंजर्स आते हैं, इनके बारे में हमें सिर्फ ये पढ़ना है कौन पहले आया है, किसने क्या काम किया, बस। बाकी मेन कहानी हमारी आगे शुरू होती है इन सब के बाद। सेकंड की बात करें तो हमने बात करी थी, दूसरे नंबर पर हमारा डच आया था, यानी कि पेन ड्राइव, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे हमारे डच आते।
अब बात आती है इनकी कि ये कब आए या कब नहीं। देखो, तो अगर कंपनी से बात करें तो कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि इनका जो आने का टाइम है वो 1602 है। बट बेसिकली बात करें कि पहला कब आया था, पहला डच जो बात करते हैं वो आपका 1596 में ही आ चुका था। 1596 में वो आपका पहला आ चुका था। कौन वो? तो आप याद रखेंगे, कार्नेलियस हाउटमैन। ठीक है, ये पहला डच था जो इंडिया में आया। ठीक, उसके बाद बेसिकली अगर बात बताऊँ मैं आपकी कि इसका आप टाइम पीरियड कब माने, तो आप इनका टाइम पीरियड माने 1602। ठीक है, यानी कि 1602 में ये डच लोग आए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों, आप हर जगह सुनेंगे ब्रिस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों? क्योंकि इंडिया में, ठीक है, ये ईस्ट पार्ट मान लो, समझ में आ रही है ना, कि बेसिकली ये ईस्ट यूरोपियंस कंट्री थी। उसके यूरोपियन कंट्रीज़ के कंपैरिजन अगर आप देखें तो इंडिया ईस्ट में आता था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी सारे नाम रखे गए इनके। ठीक, बस यही इतना छोटा सा पॉइंट है। तो बेसिकली आपकी 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। ठीक है, 1605 में इनकी पहली फैक्ट्री लगती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अगर एफकेट के पॉइंट या एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए तो यही पूछ लिया जाता है, किसकी फैक्ट्री पहले कब लगी, कहाँ फैक्ट्री लगी। ठीक है, और किसकी फैक्ट्री कहाँ लगी, बस। तो पुर्तगीज़ की पहली फैक्ट्री कब लगी थी, हमने पढ़ा था 1503 में। कहाँ लगी थी? कोचीन में लगी। ठीक है, हमने पढ़ा कोचीन में लगी। ठीक, अब इनकी फैक्ट्री की बात करें तो इनकी फैक्ट्री कहाँ लगी? इनकी फैक्ट्री 1605 में लगी। हमारी आए उसके 3 साल बाद ही लग गई। फर्स्ट फैक्ट्री लगी कहाँ लगी? ये लगी आपकी मसूलीपट्टनम में। ठीक है, पट्टम में ये आपकी लगी। अब इनकी जो फैक्ट्री लगी, बट इनकी जो इंडस्ट्री थी बेसिकली वो किस चीज़ पे वर्क करती थी, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि भाई हमने ये तो पढ़ लिया, तो उनका कुछ ये भी तो पता होना चाहिए क्या। तो याद रखना, जो इनकी डच की फैक्ट्रीज तो लग गई, इनकी इंडस्ट्री क्या थी? इनकी दो इंडस्ट्री थी। वो क्या क्या थी? एक तो कॉटन टेक्सटाइल पे वर्क करते थे, और एक ये इंडिगो यानी कि नील जो होता है कपड़ों के लिए जो यूज़ होता है ना, वही नील, मतलब इन दो में की इनकी बेसिकली इंडस्ट्रीज थी, सिर्फ इन दो में ही इनकी थी। उसके बाद एक बैटल हो जाती है। बैटल होती है आपकी 1759 में, बैटल ऑफ बेडरा। ठीक है, अब ये बैटल होती किस किस के बीच है? तो याद रखना, ये बैटल आपकी डच और ब्रिटिशर्स के बीच में बैटल होती है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स की बात करें तो हम जानते हैं कि 1608 में हमारे ब्रिटिशर्स भी आ गए थे, यानी कि इस टाइम ब्रिटिशर्स भी एक अच्छी पावर में थे, तभी यहाँ की हमारी बैटल होती है। और इसमें डच लोग हार जाते हैं और ब्रिटिशर जीत जाते हैं आपके। ठीक है, एक चीज़ और याद रखनी है, डच से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी कंपनी है या ऐसी कौन सी आपके यूरोपियंस थे जिन्होंने स्मगलिंग की थी। ठीक है, स्मगलिंग की थी, क्या की थी? स्मगलिंग। तो वो कौन थे? तो वो आपके डच लोग ही थे जिन्होंने स्मगलिंग का काम करना शुरू किया था। क्यों? क्योंकि भाई इनको ट्रेड में वॉर हार गया, सब कुछ हार गया, तो जो ट्रेड है उसमें इनको लॉस होने लगा। उसको रिकवर करने के लिए उन्होंने स्मगलिंग स्टार्ट कर दी यूरोपियन कंट्रीज में जाकर। ठीक, बस इनके बारे में इतना था। डच के बारे में, पुर्तगीज डच हम दोनों कवर कर चुके हैं। अब मूव करते हैं ब्रिटिशर्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिटिशर्स के बारे में भी जानना। तो याद रखना, ब्रिटिशर्स का टाइम की बात करूं मैं, ब्रिटिशर्स कब आए? तो 1608। ठीक है ना, कब आते हैं? 1608 में। 1608 में इनको क्यों माना जाता है? आए उससे पहले भी है, 1599 में भी आ चुके हैं आपके जॉन मिलिंड हेड। ठीक है, ये आपके आ चुके हैं। और याद रखना कि आपकी ये आए, ठीक, अकबर के टाइम पे ये आए, बट ऐसा कोई रेस्पॉन्स खास नहीं मिला। और वहीं उधर ही आपकी ब्रिटिश 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी बन जाती है। ठीक है, बट आप याद रखना कि इम्पोर्टेंट कहानी जो शुरू होती है वो हमारी होती है 1608 से शुरू। 1608 में आपके कैप्टन विलियम हॉपकिंस आते हैं। ठीक है, कौन आते हैं? कैप्टन विलियम हॉपकिंस। ठीक है, ये आते हैं, ये आए तो थे अकबर से मिलने, ये आए तो थे अकबर से मिलने,
बट अकबर की डेथ 1605 में हो जाती है। ठीक है, मेंडल जब हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें सब कवर करेंगे कहानी के साथ, बहुत बढ़िया कहानी सुनाऊंगा, बस बैठना और सिर्फ कहानियाँ सुननी है, माइंड में अपने आप सेट हो जाएगा। ठीक, 1605 में उसकी डेथ हो जाती है। बट इस टाइम जब ये आते हैं, इस टाइम टाइम पीरियड होता है जहांगीर का। ठीक है, किसका टाइम पीरियड होता है? इस टाइम पीरियड होता है आपके जहांगीर का। ठीक है, यानी कि इस टाइम रूलिंग जो पावर होती है वो जहांगीर के पास होती है, अकबर का सन यानी कि सलीम। ठीक है, इसके पास होती है। तो ये इनके दरबार में आते हैं, इससे मिलना चाहते हैं। इससे मिलके क्या होता है, एक फैक्ट्री की बात करना चाहते हैं, यानी कि सिर्फ बेसिकली ट्रेड में घुसना चाहते हैं कि बस हमें ट्रेड का एक काम मिल जाए, उसके बाद तो जैसे भी होगा हम देख लेंगे। क्योंकि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी सब बेसिकली इंडिया सिर्फ इसलिए आई थी कि इनको सिर्फ पैसा लूट रहा था दबा के, क्योंकि इंडिया सोने की चिड़िया थी तो उसको बस लूटना चाहते थे कि जितना हो उतना। कोई भी रूल करने के हिसाब से नहीं आया था, रूलिंग तो बाद में करते चले गए। जहांगीर के टाइम में ये आते हैं। अब जहांगीर के टाइम में आते तो जहांगीर ऐसे तो परमिशन देने वाला नहीं था, इनको समझ में आ गया था, ना ही ऐसे मिलने वाला था। तो ये काम क्या करते हैं, ये पर्शियन लैंग्वेज सीखते हैं जहांगीर से मिलने से पहले। और जहांगीर से जब मिलते हैं तब इससे ये पर्शियन लैंग्वेज में बात करते हैं। जहांगीर ये देख के कि एक ब्रिटिशर यानी कि एक इंग्लिश मैन होके ये हमारी पर्शियन जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है या मदर लैंग्वेज है पर्शियन, उसमें बात कर रहे हैं, तो वो बहुत इम्प्रेस होता है और वही इनको एक टाइटल दे देता है। और टाइटल होता है इंग्लिश खान। ठीक है, इसको हॉकिंस को टाइटल दे देते हैं इंग्लिश खान का। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इंग्लिश खान किसको कहा जाता है, हॉकिंस को। किसने टाइटल दिया हॉकिंस को इंग्लिश खान का? तो जहांगीर। ये बेसिकली इंटरलिटेड पॉइंट्स है जो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इंप्रेस होते हैं, उसको परमिशन दे देते हैं, बट उसको परमानेंट परमिशन नहीं मिलती, एक टेम्परेरी फैक्ट्री की परमिशन मिलती है। वो कब मिलती है? 1611 में एक टेम्परेरी फैक्ट्री की परमिशन मिलती है। कहाँ मिलती है? मुंशीपट्टनम में। ठीक है, और हमने देखा कि वहाँ पे फैक्ट्री ऑलरेडी और लोगों की भी है। तो क्या होता है यहाँ पे जब ये लोग आते हैं तो पुर्तगालीज क्या होते हैं, इनको थोड़ा भड़का देता है जहांगीर के कि भई ये हमारे काम में अड़ रहे हैं, और ये उनके काम में थोड़ा इंटरफेयर भी करते हैं। तो ये कहते हैं कि हमारे काम में वगैरह आ रहे हैं। तो फिर इनको जो परमिशन ली थी वो उनसे विड्रॉ ले लेता है आपका जहांगीर। ठीक है, और उसके बाद इनको फिर वापस परमिशन मिल जाती है 1613 में आगे परमानेंट फैक्ट्री की सूरत में। ठीक है, सूरत में इनकी परमानेंट फैक्ट्री की इनको परमिशन फाइनली मिल जाती है। यहाँ पे मैंने कहा था दो शिप आपको याद रखनी है, एक वास्को डी गामा की शिप थी, एक आपकी शिप आती है हॉकिंस की। ठीक है, कि ये किस शिप से आया था, इसकी शिप का नाम क्या था? तो याद रखेंगे इसकी जो शिप का नाम था वो था हेक्टर। ठीक है, ये जिस शिप से आया था उसका नाम हेक्टर था। ठीक, ट्रेड की परमिशन मैंने बताया आपको सिर्फ टेम्परेरी मिलती है, उसके बाद परमानेंट इसको मिलती ही है 1613 में सूरत में। 1613 में एक चीज़ और होती है, 1613 में एक होती है बैटल। ठीक, 1613 में एक बैटल होती है, उसका नाम होता है आपका बैटल ऑफ शिवल्ली। ठीक है, ये बैटल होती है किस किस के बीच में होती है? ये बैटल होती है आपकी ब्रिटिशर्स और पुर्तगालीस के बीच में। पुर्तगालीस हार जाते हैं और ब्रिटिशर जीत जाते हैं। और यहाँ पे ब्रिटिशर इनको इस तरीके से हराते हैं कि इनको सिर्फ गोवा के अंदर एक तरीके से कह सकते हैं इनकी जो टेरिटरी है वो सिर्फ गोवा में सीमित करके छोड़ देते हैं कि गोवा से बाहर आ मत जाना, हमारे सामने आ मत जाना। इतनी बुरी तरीके से हराते हैं और यहीं से बस ये गोवा में ही रह जाते हैं। और तभी इनको ये परमानेंट फैक्ट्री की परमिशन फिर मिल जाती है। ठीक, उसके बारे में और थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि पुर्तगालीज के और फ़ायदा उठाते हैं ये इन फ्यूचर क्या होता है, ब्रिटिशर्स को दिखता है कि भाई अब और हमें और स्ट्रॉन्ग होना है, तो वो क्या करते हैं 1661 में। ठीक, अब 1661 में प्रिंस चार्ल्स होते हैं। ठीक है, ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स होते हैं और पुर्तगालीज की एक प्रिंसेस होती है। उस प्रिंसेस का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट वो आता है कि प्रिंसेस का नाम क्या है। तो याद रखेंगे आपकी प्रिंटिस जो प्रिंसेस है उनका नाम होता है यहाँ पे कैथरीन। ठीक है, प्रिंसेस कैथरीन होती है पुर्तगालीस की। और उनसे दोनों आपस में रिलेशन बनाते हैं, इनकी शादी इनसे होती है। जब शादी होती है तो डोरी आप जानते हैं कि दहेज प्रथा तो चलती है। तो पुर्तगालीस बॉम्बे गिफ्ट कर देते हैं ब्रिटिशर्स को। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा बॉम्बे जैसे उनके बाप का हो इस तरीके से उनको गिफ्ट कर देते हैं पूरा ट्रेड करने के लिए। और वहाँ से और एक स्ट्रॉन्ग उनका कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग शुरू हो जाता है आपका पोर्ट। क्योंकि भी जो बॉम्बे की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है वो हमारा, तो वहाँ से इनका और स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है ब्रिटिशर्स का।
तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको ब्रिटिशर्स के बारे में पता होने चाहिए थे, जो मैंने आपको बताया। कुछ लिखे हुए हैं, कुछ मैंने आपको समझा दिया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेनिस की, कि हमारा किस किस के पढ़ लिया। देखो हमने पुर्तगालीस पढ़ लिया आपने, ठीक है, डच पढ़ लिया, ब्रिटिशर्स पढ़ लिया, अब डेनिश, यानी कि हम मूव कर रहे हैं फोर्थ के लिए कि फोर्थ यूरोपियन एविडेंट कौन था। तो आता है डेनिश। डेनिश कब आए? तो डेनिश हमारे बेसिकली आए 1616 में, ठीक है। 1616 में ही डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, ठीक है। उसके बाद 1620 में ही पहली फैक्ट्री लगाते हैं। पहली फैक्ट्री जो लगती है इनकी तंजौर में लगती है, ठीक है। और इनकी भी बेसिकली दो इंडस्ट्रीज थी जिसमें व्यापार करते थे। वो था, एक तो ये टी का ट्रेड करते थे और एक ये चाइना के साथ ट्रेड करते थे, ठीक है। और इनका कुछ नहीं। उसके अलावा ये है कि 1845 में, यानी कि 19th सेंचुरी में आते आते जितना भी इनका बिजनेस था वो ये सब बेच देते हैं ब्रिटिशर्स को और यहाँ से चले जाते हैं। अब ये यहाँ से जाते तो हैं, बट क्यों जाते हैं क्या? तो याद रखना, ये तो इनकी पहली फैक्ट्री हो गई। इनकी अगर हम सेकंड फैक्ट्री की बात करें तो इनकी सेकंड फैक्ट्री जो है वो लगती है आपकी 1676 में, और ये लगती है आपकी सीमापुर में, ठीक है। ये बंगाल में आता है, ठीक है, सेरम्बापुर, ठीक। ये इनकी फैक्ट्री लगती है। तो ये अपना 19th सेंचुरी में, क्योंकि इनके ट्रेड में ऐसा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो ये सब कुछ बेच बाच के ब्रिटिशर्स को वापिस चले जाते हैं। उसके बाद आते हैं फ्रेंच। अब फ्रेंच हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, या फ्रेंच के बारे में हमें क्या समझने की ज़रूरत है? तो आप इतना याद रखेंगे फ्रेंच के बारे में कि ये फ्रेंच हमारे, या पहला फ्रेंच कौन है जो आया? तो याद रखना कि जो पहला फ्रेंच है वो आपका 1664 में आया, और कैलब्रट, ठीक है, ये आपका पहला फ्रेंच था जो आया। उसके बाद 1664 में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। और अब फ्रेंच का और ब्रिटिशर्स का आपस में 36 का आंकड़ा क्यों हुआ, वो हमें इसलिए जानने की ज़रूरत है कि फ्रेंच ने अपनी फैक्ट्री सारी वहाँ लगाई जहाँ जो फैक्ट्री ऑलरेडी ब्रिटिशर्स की थी। यानी कि पहली फैक्ट्री लगाई आपकी 1668 में सूरत में, ठीक। सूरत में ऑलरेडी बैठे थे वो, ठीक है। परमानेंट फैक्ट्री कहाँ लगी थी? 1613 में सूरत में लगी थी ब्रिटिशर्स की, ठीक है। तो सूरत में आ गए। उसके बाद सेकंड फैक्ट्री लेके आए, सेकंड फैक्ट्री लेके आए अपनी, ये सेकंड फैक्ट्री लगा ली उन्होंने मसूलीपट्टनम में, ठीक है। सेकंड फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगा के बैठ गए। शायद 1669 में लगा ली थी, मसूलीपट्टनम में लगा ली, वहाँ भी उनकी फैक्ट्री आ रही थी, ठीक। उसके बाद क्या होता है, 1679 आई थिंक, मैं कंफर्म कर दूंगा अभी। ये फाउंडेशन करते हैं, मतलब फाउंड करते हैं पुडुचेरी की, ठीक है। पुडुचेरी ये बना लेते हैं यहाँ पे आके। और आप जानते हैं हमारी एक यूनिट टेरिटरी है जो एक जगह नहीं है, 3 जगह अलग अलग पोर्शन में है, लेकिन एक ही यूनिट टेरिटरी को उसको माना जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बैटल हो जाती है फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में 1760 में आके, जिसका नाम है आपकी बैटल ऑफ वेनिवश, ठीक है। फ्रेंच हारते हैं, ब्रिटिशर्स इसमें भी जीत जाते हैं, ठीक। उसके बाद अब आती है कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट। ये था आपका इन्वर्जन, जो जिनके आए, क्यों आए, किस तरीके से वे आए, हम ये सब कवर कर लिया है। अब इसके बाद आता है यहाँ से आपका ब्रिटिशर्स की जो पावर है वो एनहेंस हो जाती है। ब्रिटिशर्स अब ओवरऑल इंडिया पे रूल करने की स्टार्टिंग कर लेते हैं। अब इंडिया पे रूल करने की स्टार्टिंग एक इस बैटल से हो जाती है जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी क्यों हुई? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है, हमें जानने की ज़रूरत है कि बैटल ऑफ प्लासी के बारे में तो हमने बहुत सुना है, बट बैटल ऑफ प्लासी हुई क्यों, क्या रीज़न था, क्या नहीं था? तो इसका रीज़न जो था, बैटल ऑफ प्लासी हुई बाद में। बैटल ऑफ प्लासी की बात करें कौन से ईयर में हुई? बैटल ऑफ प्लासी तो हुई थी हमारी 1756 में, तो 1757 में, ठीक है, 1757 में हुई। बट इससे पहले एक ट्रेजिडी होती है जिसका नाम बहुत प्यारा है और उसकी स्टोरी भी बहुत प्यारी है, जिसको हम यहाँ कवर करते हैं, ठीक। 1756 की बात है। एक ट्रेजिडी होती है जिसका नाम होता है ब्लैक होल आपकी ट्रेजिडी, ठीक। काली कोठरी की एक घटना, इसको ऐसे भी बोला जाता है ब्लैक होल ट्रेजिडी। किसने करी, क्या हुआ, इसकी कहानी को समझते हैं। देखो, ब्लैक होल ट्रेजिडी होती है, इसमें क्या होता है, कुछ ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, कुछ ऑफिसर्स को हरा के कैद कर लिया जाता है। किसके द्वारा? तो आप याद रखेंगे, नवाब थे एक, बंगाल के नवाब,
कहाँ के नवाब? बंगाल के नवाब हैं आपके ठीक। कहाँ नवाब कौन होते हैं तो याद रखेंगे, सिराजू दौला। ठीक है, बंगाल के नवाब होते हैं सिराजू दौला। वो क्या काम करते हैं, वो आपके 146 ऑफिसर्स, ब्रिटिश ऑफिसर्स को कैद कर लेते हैं छोटे से कमरे में, जिसकी जो रूम की पोजीशन है लगभग सिर्फ डायमेंशन 18x14 की होती है। ठीक है, अब ब्लैक रूम उसको बोला जाता है, बहुत छोटा रूम होता है। उस सब में इन सबको घुस देते हैं और इतनी सफोकेशन हो जाती है उस रूम के अंदर कि उसमें से 123 तो आपके मर जाते हैं और सिर्फ 23 बचते हैं। उन 23 में से एक बचते हैं, उनका नाम होता है, क्या नाम होता है उनका? नाम होता है विलियम होलवेल। क्या नाम था? विलियम होलवेल। वही इसको ब्लैक ट्रेजेडी का नाम ले देते हैं। और जब पता चलता है ब्रिटिशर्स को कि भाई ये बात होती है, तो आप याद रखेंगे 1756 में आपके फर्स्ट याद रखना, ये स्टैटिक पोर्शन का एक पड़ा गया, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल होते हैं, कौन होता है उस टाइम? वो होता है आपका रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव करता है बैटल ऑफ प्लासी 1756 में। बैटल ऑफ प्लासी होती है, उसमें बंगाल के जो नवाब होते हैं सिराजुद्दौला, वो हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो सेनापति यानी उनका जो चीफ ऑफ कमांडर होता है, कौन होता है? मीर जाफर। ठीक है, वो रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल जाता है और इन्हीं को धोखा दे देता है और ये यहाँ पे हार जाते हैं। ठीक, ये यहाँ पे आके हार जाते हैं और यही जो इनकी हार होती है उसी को कहा जाता है, या बैटल ऑफ प्लासी को ही कहा जाता है एंड ऑफ, सॉरी, अरे यार स्पेलिंग बार बार गलत हो रही, एक मिनट को, इसी को कहा जाता है एंड ऑफ मुस्लिम रूलर। यानी कि जो मुस्लिम का रूल था उसी को यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी को ही लास्ट टाइम कहा जाता है, एंडिंग इसी को कहा जाता है। अब आती है और इम्पोर्टेंट चीज़, यानी कि एक और बैटल आती है इम्पोर्टेंट, वो आती है बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, या आप यहाँ पे देखो ये पढ़ सकते हो, जो मैंने कहा था ना ब्रिटिश रूल थोड़ा पावर में रही है। ब्रिटिश रूल बिगेन इन इंडिया, क्यों? ऑन 23 जून 1756 में नवाब सिराजुद्दौला लॉस्ट द वॉर। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी हार जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रेट, और जिसको लीड कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, जो हमने भी बात पढ़ी। क्यों हारते हैं? मीर कासिम को धोखा दे देता है, मीर जाफर, सॉरी। उसके बाद एक सेकंड बैटल होती है, बैटल ऑफ बक्सर। कब होती है ये जानने की ज़रूरत है। बैटल ऑफ बक्सर जो है वो आपकी 1764 में होती है। ठीक है, क्यों होती है? जो मीर जाफ़र होता है वो दिख गया था कि उनको कि वो ये हो गया, तो मीर जाफ़र को भी एक आपका मीर कासिम जो है मीर जाफ़र को मार देता है। उसके बाद मीर कासिम कुछ और, यानी कि इस बैटल में 3 हाई रैंक्स पावर या बहुत इंपॉर्टेंट पावर, या कह सकते हैं कि आप इंडिया की पावरफुल बैटल्स या पावर्स, मिलिट्रीज जो बची थी, जो रूलर्स के पास बची थी, वो सारे के सारे इसमें लड़ते हैं बैटल ऑफ बक्सर में। कौन कौन लड़ता है तो याद रखेंगे, एक साइड बैटल ऑफ बक्सर जो है कब हुई थी? 1764 में। इसमें एक साइड तो आपकी वही ब्रिटिशर्स होते हैं और एक साइड आपके 3 लोग होते हैं। कौन? एक साइड तो होता है मुगल अंपायर। ठीक है, मुगल अंपायर होता है आपका। एक साइड आपके नवाब ऑफ बंगाल होते हैं। नवाब ऑफ बंगाल उस टाइम होता है आपका मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम। और तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर में बात आता है, एक आता है आपका नवाब ऑफ अवध। ठीक है, नवाब ऑफ अवध। अब इन दो में कन्फ्यूज़न मत होना, क्योंकि ये जो है ये भी सेम साउंड करते हैं, लेकिन वो है हमारे जो नवाब ऑफ बंगाल थे वो थे सिराजू। ठीक है, सिराजू, ये है साजू। ठीक है, ये है सुहाजू दू दौला। ठीक है, और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे है आपका शाह आलम।
ये 3 पावर मिलके लड़ती है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, लेकिन तीनों की तीनों पावर हार जाती है और ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। और यहीं से बस उसके बाद कोई भी इनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं करता है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और यहाँ से ब्रिटिशर्स रूल या क्राउन रूल आपका स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखो मेन आता है इसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857। बट मेरे अकॉर्डिंग रिवोल्ट ऑफ 1857 से पढ़ने से पहले कुछ और चीज़ें हैं जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स के बारे में है, क्योंकि ये हमारी ईयर के अकॉर्डिंग चले तो 1857 का जो रिवोल्ट है उससे पहले घटने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपका आता है रेगुलेटिंग एक्ट। तो मैं सोचता हूँ कि रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करें। अभी इस पार्ट के लिए सिर्फ बैटल ऑफ बक्सर पे हम ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद देखो अभी हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे हम रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद सारे के सारे चार्टर एक्ट हमारे 4 आए हैं उनको कवर करेंगे, और उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 कवर करते हुए गाइस हम आगे अपना सब कुछ कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। पीडीएफ की बात करूँ तो पीडीएफ मैंने आपको बता दी है, आपके टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। अब आपको सिर्फ इतना समझना है कि आज हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो हमने सारे एविडेंस पढ़ लिए और अब आगे हम पढ़ने वाले हैं उनके बारे में इंपॉर्टेंट। चलिए, अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।